बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज अंडर लीज के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर कोई लीज होता है दो पार्टियों के दरमियान तो उनके राइट्स और उनकी लायबिलिटीज क्या है ये हमने डिस्कस की थी। उसमें से लायबिलिटीज ऑफ लेसर को डिस्कस किया था और उसके राइट्स ऑफ लेसर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लायबिलिटीज ऑफ लेसी। तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उसके ऊपर लायबिलिटीज है जब वो एक लीज एग्रीमेंट को कंप्लीट करके प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेता है। तो उस पोजेशन के वो लेने के बाद उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो हमने देखनी है। तो सबसे पहली है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट पे है कि अगर प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ हो जाए, टूट जाए या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन हो जाए जो कि लीज एग्रीमेंट में दी गई प्रॉपर्टी है जिसका उसने कब्जा लिया है, तो उसमें क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इफ बाय फायर, टेम्पेस्ट और फ्लड और वायलेंस ऑफ एनी आर्मी और of more or other irresistible force any material part of the property be wholly destroyed or rendered substantially and permanently unfit for the purpose for which it was let the lease shall add the option of lessee be void। तो अगर प्रॉपर्टी खत्म हो गई है तो उन्होंने लेसी के ऊपर जो ऑप्शन डाल दिया है कि जब वो अनफिट हो गई है किसी भी उसके काम के लिए तो उसको जो है वो उस लीज एग्रीमेंट को वाइड कर सकता है, उसी टाइम ही उसको खत्म कर सकते हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी जो मेन चीज थी जो मैंने लीज पे ली थी वो तो अब खत्म हो गई है, डिस्ट्रक्ट हो गई है तूफान की वजह से, आंधी की वजह से, फायर की वजह से या फ्लड की वजह से या किसी आर्मी के खास हालात की वजह से वो प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रॉय हो गई है। तो उसके बाद लेसी के पास ऑप्शन रह जाती है कि वो उसको वाइड कर दे। Add the option of lessee। Lessee lease shall be void option lease shall be डिवाइडेड बाय लेसी। तो लेसी जो है वो उसको लीज को डिवाइड कर देगा कि मुझसे जो है मजीद इसको कंटिन्यू रखना मुश्किल है, जब मेरा मकसद ही नहीं पूरा हो रहा तो मैं इसको कैसे रख सकता हूँ। तो ये उसकी लायबिलिटीज है कि फौरन ही उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को जो लीज एग्रीमेंट था जो लीज के अंदर शामिल हुआ था उसको फौरन ही खत्म कर दे, उसके पास ऑप्शन है। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे है रिपेयर ऑन प्रॉपर्टी। नंबर 2 पे है रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, रिपेयर्स ऑन प्रॉपर्टी। नंबर 2 दूसरे नंबर पे जो लायबिलिटी है लेसी के ऊपर वो है रिपेयर्स इफ Lesser neglects to make within a reasonable time after notice any repairs which he is bound to make। तो उसमें अगर उसने प्रॉपर्टी में किसी किस्म की रिपेयरेशन की जरूरत थी प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसने नोटिस दिया उसको कि भाई ये काम करवा दो और उसने टाइम उसको दिया था उस टाइम में उसने नहीं काम करवा के दिया तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको खुद ही ठीक करवाए और उसके जो पैसे हैं एक्सपेंसेस हैं वो उसके रेंट में से डिडक्ट कर ले। ये उसके पास राइट भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि जो चीज़ उसके अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर तोड़ फोड़ होती है अगर वो खुद बनवाता है विद इन रीजनेबल टाइम, उसने लेसर ने नहीं बनवा के दी
और लेसी खुद बनवाता है तो वो उसके पैसे उससे वसूल कर सकता है और उसको खुद ही ठीक करवा सकता है। ही मेक हिमसेल्फ एंड डिडक्ट द एक्सपेंसेस ऑफ द रिपेयर, तो वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं रिपेयर्स के वो उससे डिडक्ट कर सकता है उसके रेंट से। तो रिपेयर ऑन प्रॉपर्टी में उसके ऊपर यही जिम्मेदारी आती है लेसी के, वो खुद ठीक करवाए अगर उसको उसने नोटिस में दिया है लेसर के और उसने ठीक नहीं करवाया। तो इसके बाद नंबर 3 पे है डिस्क्लोज एनी फैक्ट अबाउट इंटरेस्ट, डिस्क्लोज अबाउट नंबर 3 पे है डिस्क्लोज द लेसी इज बाउंड, लेसी को बाउंड किया गया है टू डिस्क्लोज टू द लेसर एनी फैक्ट एज टू द नेचर एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो उसका जो प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर कोई फैक्ट आ गया है, उसके अंदर कोई नया फैक्ट आ गया है, जैसे वहां पे कोई चीज जो है उसके अंदर तब्दील होना शुरू हो गई है, तो उसको फौरन ही उसने जाके उसको लेसर को बताने का पाबंद है, ये उसके ऊपर लायबिलिटी है कि उसको डिस्क्लोज करे जो भी फैक्ट आया है सामने और उसके मफाद उसमें बढ़ गए हैं, मजीद मफाद बढ़ गए हैं जिसकी वजह से, तो उसको बताना जरूरी है, ये उसकी जिम्मेदारी में से है कि उसने लेसर को ये फैक्ट्स जो है बताना है कि जी आपकी प्रॉपर्टी में इस तरह से मजीद जो है हमें फ़ायदा होना शुरू हो गया इस काम करने की वजह से, तो वो फैक्ट्स जो है उसको डिस्क्लोज करने जरूरी है। नंबर 5 पे जो लायबिलिटी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पेमेंट ऑफ रेंट, तो लीज का बेसिक मकसद यही होता है, लेसर को उससे पैसे मिलते हैं और वो अपना घर चलाता है, तो वो जो पैसे हैं वो देने होते हैं लेसी ने, तो लेसी मस्ट पे द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू द लेसर, तो पेमेंट ऑफ रेंट है नंबर 4 पे। पेमेंट ऑफ रेंट, तो यही बेसिक मकसद होता है, कोई भी शख्स जो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं लीज पे देता है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो लीज पे दे देता है कि चलें जी ये 2 साल के लिए आप इस पे पोल्ट्री फार्म बना लें और हमें जो है कुछ पैसे मिलते रहेंगे और उनका गुजारा होता रहेगा, तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है इसलिए वो लीज एग्रीमेंट में आते हैं, तो लेसी के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने पैसे देने हैं, वो एनुअली है मंथली है, वो जैसे भी उन्होंने डिसाइड किए हैं तो उसमें लाजमी पे करने हैं। तो इसके बाद नंबर 5 पे है रीजनेबल केयर, नंबर 5 पे है रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर, तो lessee is bound to take reasonable care of the property entrusted to him। इंटरेस्टेड का मतलब है जो उसके सुपुर्द की गई प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने लीज के एग्रीमेंट के तहत वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको दे दी है, तो उसकी रीजनेबल केयर का मतलब यही है कि अगर वो 4 दीवारी है अंदर उसके महंगी चीजें लगी हुई हैं तो उनको चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरे लगाएं, चौकीदार बिठाएं ताकि उस प्रॉपर्टी की रीजनेबल केयर हो सके और उनकी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कोई फैक्ट्रियाँ जो हैं वो लीज पे ले लेते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर प्लांट लगे हुए होते हैं, उनकी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसकी रीजनेबल केयर की जिम्मेदारी जो है लायबिलिटी जो है वो लेसी के ऊपर है कि कोई खराबी ना हो जाए, कोई बंदा जो उन मशीनों को ना जानता और उनके पास चला जाए उनको खराब कर दे, तोड़ फोड़ कर दे, तो उस तरह की रीजनेबल केयर के लिए ज़रूरी है कि उनको सिक्योरिटी जो है उसकी लाजमी रखनी पड़ेगी, तो ये भी जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर है, लेसी के ऊपर है। इसके बाद नंबर 6 नोटिस टू एनी डिफेक्ट, नंबर 6 नोटिस टू एनी डिफेक्ट,
notice to any defect कि कोई भी if the lessee become aware of any proceedings to recover the property or any part thereof or of any encroachment made upon or any interference with the lessor's right concerning such property, he is bound to give with reasonable notice to the lessor. तो वो इस अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी के अंदर इंक्रोचमेंट हो रही है, कोई इंटरफेरेंस हो रही है जो कि लेसर के राइट से कंसर्न है, जिससे उसको पता है लेसी को इससे नुकसान होगा लेसर का, तो वो उसको फौरन ही उसके नोटिस में लाएगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी के साथ ये इंक्रोचमेंट हो रही है, ये जो है लोग जो है इसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होने का खदशा है या नुकसान होने जा रहा है, तो वो फौरन ही उसको उसका नोटिस जो है उन्होंने लेसर को देना है। किसी भी किस्म का डिफेक्ट निकल आया है मशीन के अंदर भी, अगर वो कोई फैक्ट्री है और उसकी मशीन कोई ख़राब हो रही है और लेसी जो है उसको मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है, तो जो ही उसको फील हो कि इसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको फ़ौरन ही नोटिस जो है उसने उसको देना है, अपने लेसर को देना है कि फ़ौरन ही उसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो नोटिस टू एनी डिफेक्ट ये भी जिम्मेदारी है लेसी के ऊपर कि वो किसी किस्म के डिफेक्ट होने की, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म के डिफेक्ट होने की सूरत में लेसर को फ़ौरन ही इन्फॉर्म करे, उसके नोटिस में लाए। इसके बाद नंबर 7 पे है, नंबर 7 पे है यूज फॉर रियल पर्पस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लायबिलिटीज में कि आपने जिस काम के लिए लीज लिया है, जो काम बता के आपने वो प्रॉपर्टी हासिल की है, यूज फॉर रियल पर्पस। तो नंबर 7 पे है यूज फॉर रियल पर्पस। Lessor must not use property or permit another to use the property for the purpose other than that for which it was leased। तो लेसी को जो है जो प्रॉपर्टी दी गई है, जिस मकसद के लिए दी गई है, उसको उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल करनी है। ये ना उसने प्रॉपर्टी ली है और वहाँ पे जो है उसने कोई इलीगल काम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा जो चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन, लीज एग्रीमेंट में मेंशन की गई थी कि आप प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं, तो आपने उसी मकसद के तहत ही उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है। अगर उसमें अपना पर्पस चेंज कर रहे हैं तो उसको इन्फॉर्म करना होगा, अगर वो अपने आप दोबारा एग्री होता है तो उसको जो है चेंज करना होगा। लेकिन अनलॉफुल पर्पस आप नहीं उसमें कर सकते, कोई भी गैर कानूनी काम वहाँ पे आप जो है कोई असला वगैरह का स्टॉक नहीं करना शुरू कर दें। आप किसी का गोदाम लें, गोडाउन लें और उसके अंदर जो है आप खतरनाक किस्म का मवाद इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो वो जो है चीज़ें इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। ये लेसी की जिम्मेदारी है कि जो रियल पर्पस के लिए लिया है, जिस बिजनेस के लिए उसने उससे ली है, उसी को ही इस्तेमाल करना है। तो अनलॉफुल पर्पस का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि अनलॉफुल पर्पस इसमें कौन से हो सकते हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं या उसकी जिम्मेदारी में है कि इस तरह के काम उसने नहीं करने। उसमें पहला है सेल और पुल डाउन टिम्बर। तो लकड़ियां वगैरह को जो है उन्होंने कोई खास तरीके से जो है ऐसे नहीं करना। इसके बाद डैमेज टू बिल्डिंग को नुकसान देने के कोई काम नहीं करने हैं और वर्क माइंस और क्यूरीज और इस तरह के काम नहीं करने शुरू कर देने कि उसके अंदर जो है खुदाइयाँ शुरू कर दें और उसके अंदर से कुछ चीज़ें तलाश करने की कोशिश करना शुरू कर दें। एनी अदर एक्ट विच इज़ डिस्ट्रक्टिव, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कि बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकता है तो वो भी नहीं कर सकते। तो ये अनलॉफुल पर्पसेस हैं जो लेसी को अलाउड नहीं है, उसकी जिम्मेदारी में है कि आपने ये काम नहीं करने। उसके बाद है परमिशन ऑफ लेसर। तो परमिशन जो है किसी भी ऐसी Lessor must not without the lessor's consent erect on the property any permanent structure। तो वो परमानेंट स्ट्रक्चर को तामीर करने का कोई भी जो है वो नहीं रखता। लेसी के पास ये कोई परमिशन नहीं होती कि वो जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मुस्तकिल स्ट्रक्चर खड़ा करना कुछ शुरू कर दे।
तो परमिशन ऑफ लेसर नंबर 8 पे है, परमिशन कि आप कोई भी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं तो उसकी परमिशन जो है ज़रूरी है, और कंस्ट्रक्शन जो है आरजी होनी चाहिए। जितने साल का एग्रीमेंट किया है तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो कि वो आरजी तौर पे इस्तेमाल हो सके, और उसके लिए भी परमिशन ज़रूरी है। परमिशन ऑफ लेसर जो है वो उसकी लायबिलिटीज में शामिल है कि आपने जो भी उसके अंदर तामीर करनी है, कोई छोटा मोटा टब बनाना है पानी के लिए जिससे जो है वो आप उस जगह पे आपका पानी इस्तेमाल हो सके, तो वो भी आरसी तौर पे होने चाहिए। अगर वो परमानेंट स्ट्रक्चर होंगे तो इसकी इजाज़त नहीं है, तो इसके लिए परमिशन ज़रूरी है, परमिशन ऑफ लेसर ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 9, तो नंबर 9 पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ लीज प्रॉपर्टी 6, 7। नंबर 9 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ लीज प्रॉपर्टी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी लायबिलिटीज में, जिम्मेदारी में शामिल है। ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज द लेसी इज बाउंड टू पुट द लेसर इनटू द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो ही लीज कंप्लीट होगी, जो 2 साल की या 3 साल की, उसके बाद जो है उसकी डिलीवरी जो है पोजेशन की, वो उसकी जिम्मेदारी में है कि वो वापस करे, वो पोजेशन को वापस करे, लेसर को वापस करनी है कि ये ले ली आपकी प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ लीज प्रॉपर्टी। ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज, के लीज की कंप्लीशन के बाद लीज को जो है लेसी इज बाउंड टू पुट द लेसर इनटू द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो ही लीज कंप्लीट होगी उसका जो है उन्होंने पोजेशन जो है वापस उसको डिलीवर करना है। ये उसकी जिम्मेदारी में शामिल है कि जैसे चीज ली है वैसे ही वापस करनी है उसको, ये उसकी लायबिलिटीज में है लेसी की, उसने लेसर को वैसे ही कब्जा वापस करना है जैसे उसने लीज एग्रीमेंट शुरू होने में लिया था। जो ही उसका कंप्लीट होगा तो उन्होंने वापस करना है। तो ये थे लायबिलिटीज थी। इसके बाद है इसके राइट्स ऑफ लेसी, नंबर 13 पे है। ये लायबिलिटीज थी, अब इसके राइट्स हैं कि लेसी को राइट्स क्या हासिल है एक लीज करने के बाद, लीज एग्रीमेंट में शामिल होने के बाद उसके पास राइट्स क्या है। ये लायबिलिटीज के बाद राइट्स, राइट्स ऑफ लेसी। तो लेसी के राइट्स क्या है, राइट्स ऑफ लेसी, तो उसमें दी राइट्स ऑफ लेसी और एज अंडर, तो उसमें सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ लीज इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो टर्मिनेशन ऑफ लीज उसका पहला राइट है, जो किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकता है लीज को। टर्मिनेशन ऑफ लीज, उसके पास लेसी हैज अ राइट टू टर्मिनेट लीज इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ हो गई है, प्रॉपर्टी उसको वैसी नहीं मिली जैसी उसको चाहिए थी, जिस मकसद के लिए उसने ली थी, प्रॉपर्टी के अंदर कोई उसको गोडाउन थे वो टूट गए हैं किसी भी वजह से, तो उसके पास राइट है कि वो टर्मिनेशन को, अपनी लीज को जो है टर्मिनेट कर दे, फौरन ही खत्म कर दे। उसके पास राइट है कि फौरन ही खत्म कर दे। इसके बाद है नंबर 2 पे है मेक एसेंशियल रिपेयर्स एंड डिडक्ट एक्सपेंसेस। तो ये उसकी लायबिलिटीज में भी है और यहाँ पे उसका राइट भी है।
जो जरूरी चीज है मेक एसेंशियल रिपेयर, तो जो जरूरी चीज है एसेंशियल जो जरूरी है उनको रिपेयर करें। एंड डिडक्ट एक्सपेंसेस, मेक एसेंशियल रिपेयर एंड डिडक्ट एक्सपेंसेस एंड डिडक्ट एक्सपेंसेस। तो जो जरूरी चीज है, lessor should make essential repair and he has a right to deduct expenses from the rent of the property। तो जो भी उसके ऊपर खर्चा आया है वो उस रेंट में से काट सकता है। अगर उसको जरूरत थी कि ये काम जरूरी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर काम करने का और वो उसने नहीं करवा के दिया लेसर ने, तो ये उसके राइट्स में भी शामिल है कि उसको जरूरी रिपेयर्स को, जो एसेंशियल रिपेयर है उसको करे और उसके पैसे जो है उससे काट ले, रेंट अमाउंट से जो है जो काट ले, प्रॉपर्टी की जो उसने रेंट अमाउंट देनी है उसमें से काट ले। नंबर 3 पे है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ लेसर। नंबर 3 पे है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ लेसर। लेसी में मेक दी पेमेंट्स, लेसी जो है वो पेमेंट्स को दे सकता है विच द लेसर इज बाउंड टू मेक, जो लेसर जो है बॉन्ड है, एंड डिडक्ट द सेम फ्रॉम दिस, और जो डिडक्ट होनी है वो भी कर सकता है उसके ऊपर है। लेसी के राइट्स में शामिल है कि जो पेमेंट उसने देनी है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ लेसर देनी है, उसी में से डिडक्ट करने का पाबंद है। तो इसके बाद नंबर 4 पे है टेक थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। नंबर 4 पे है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ लेसर, और इसके बाद नंबर 4 पे है टेक थिंग अटैच्ड टू अर्थ। नंबर 4 पे है अटैच्ड टू Lessee may even after determination of lease remove at any time whilst he is in possession of the property leased, but not afterward all things which he has attached to the earth, provided he leaves the property in the state in which he received it। तो जो चीज उसके साथ अटैच थी वो भी उसके साथ वो ले सकता है, उसके राइट में शामिल है। जो भी प्रॉपर्टी के साथ अटैच है उसके अंदर कोई दरख्त बने हुए थे, दरख्त अच्छे शेडोज दे रहे थे, तो वो भी उसने साथ में लेने हैं। जो अटैच चीजें हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो भी उनका भी उसको हक हासिल है, क्योंकि उसने खोल के तो नहीं लेके जाने, दरख्त उसने खोलने तो नहीं है, उनका आगे साइड पे कर ले और उसको प्रॉपर्टी दे दे। अगर उसके अंदर है तो वो भी जो चीजें अटैच हैं जमीन के साथ, उसमें अगर कोई कमरे भी बने हुए हैं और उन्होंने सारी चीजें दे दी हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई ये कमरा इसके अंदर शामिल नहीं है। जो उसके साथ अटैच है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, तो उसका भी राइट जो है वो उसको ले सकता है कि जो चीजें जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको वो खोल के साइड पे नहीं रख सकता, वो जुड़ी हुई हैं, वो भी जो है उसके इस्तेमाल में आ सकती हैं किसी भी टाइम। तो इसके बाद नंबर 5 पे है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका 5वां है लीज में ट्रांसफर एब्सोल्युटली और बाय वे ऑफ मॉर्गेज और सब लीज होल और एनी पार्ट। लीसी में ट्रांसफर एब्सोल्युटली और बाय वे ऑफ मॉर्गेज और सब लीज होल और एनी पार्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट उसके पास मौजूद है लेसी के पास, इस लीज एग्रीमेंट के तहत वो उसको उस सारे को या उसमें से कोई भी हिस्सा जो है अपने इंटरेस्ट का वो फर्दर ट्रांसफर कर सकता है कि भाई मैंने ये चीज लीज पे ले ली है, तो मैं इसमें से ये काम जो है इस बंदे को असाइन कर रहा हूँ और ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ये काम बंदा जो है कर रहा।
मतलब अपने सबऑर्डिनेट वहां पे खड़े कर देने या अपने कोई मातहत वहां पे लगा देने, तो ये भी उसके पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को किसी और के हवाले करके उससे काम ले सकता है। वो उसमें जो भी उसको सब उसके एजेंट्स होंगे जो भी वहां पे काम करें उनको अलाउ होगा, ऐसे ही जैसे लेसी को अलाउ था। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नंबर 5 था कि lessee may transfer absolutely or by way of mortgage or sublease whole or any part of his interest। तो अपना जो इंटरेस्ट है वो जो है वो किसी भी टाइम किसी भी शख्स को ट्रांसफर कर सकता है ड्यूरिंग लीज पीरियड के दरमियान में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, लायबिलिटीज ऑफ लेसी और उसके बाद राइट्स ऑफ लेसी। तो ये आज हमने पढ़ा है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट